अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। एक हंगामा खेज वीकेंड इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान में बिलाखिर इलेक्शंस की तारीख कन्फर्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आधी रात अदालत खोलना पड़ी। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऑर्डर्स पर रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी शब इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो चुका है। तमाम बड़ी जमातें मैदान में नज़र आती हैं, मां सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि इस वक्त तक ड्राइंग रूम्स में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून अभी तक ड्राइंग रूम से बाहर क्यों नहीं निकल रही, ये बहुत ही अहम सवाल है, और इसके पीछे कुछ छुपे हुए बड़े गहरे राज हैं। कुछ सीट एडजस्टमेंट्स की बातें हैं और कुछ चैमगोइयाँ चल रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बज़िद हैं कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ किसी सूरत सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मियां साहब ये चाहते हैं कि वो एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो मजबूत हुकूमत हो, जो सिंगल हैंडेडली फ़ैसले कर सके, उनके पास मेजॉरिटी हो। लेकिन जब अवाम में पॉपुलैरिटी की बात करें तो मुस्लिम लीग नवाज़ जब ऑन ग्राउंड मौजूद ही नहीं, जलसे ही नहीं कर रही, अवामी राब्ता मुहिम नहीं चला रही, तो किस तरीके से गेज हो कि वो कितनी पॉपुलर है। सबको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ अचानक यकायक करोड़ों सार्फिन हैं पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन्स पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, दीगर डिवाइसेस पर। तो अचानक इंटरनेट की स्पीड स्लो डाउन होना शुरू हुई। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके अलावा फेसबुक, ये सब काम करना छोड़ गए। बहुत सारे लोग उनके इल्म में नहीं था, फिर वो सवालात करने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस डाउन हो गई है। और फिर पता चला कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि इस वक्त मातूब है, उसने एक ऑनलाइन वर्चुअल जलसे का एहतमाम किया है। और इस जलसे को फिर देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क VPN लगाकर उसके ज़रिए ज्वाइन किया। लाखों लोगों ने ज्वाइन किया। उसके हवाले से कुछ एतराज़ात ये उठाए जा रहे हैं कि बॉट्स के ज़रिए ये जलसा किया गया। अब सवाल ये है कि अगर बॉट्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा जलसा कर सकती है जिसमें लाखों के फिगर्स आ रहे हो, तो फिर दीगर सियासी जमातें या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने 14 दिसंबर को कौम से खिताब किया था 5:10 पर, आज भी अगर हम जाकर इंटरनेट पर देखें तो जो उसकी मैक्सिमम किसी वीडियो की व्यूवरशिप है वो 26,000 से ज़ायद नहीं है। जबकि यहाँ पर एक दूसरे या तीसरे दर्जे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उसकी जो वीडियो है उसको आप देखें जाकर तो मिलियंस में उसकी व्यूवरशिप पहुंच चुकी है। ओवरऑल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मिलाकर 5 मिलियन से ज़ायद लोगों ने ऑनलाइन जलसा जो है वो अटेंड किया। अभी आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया। अभी भी अगर आप जाकर देखेंगे और सर्च फिल्टर लगाकर कोशिश करेंगे कि बाय द नंबर ऑफ़ व्यूज़ आप उसको देखने की कोशिश करें, तो जो मैक्सिमम देखी गई है वीडियो वो 4 या 5 हज़ार है। तो ये है आलम, कम अज़ कम इंटरनेट के ऊपर जो यूज़र्स मौजूद हैं वहाँ पर पॉपुलैरिटी का, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि एक के बाद एक पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कर रहे हैं, वहाँ पर ख़िताब करते हैं, जलवा अफरोज़ होते हैं, तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाया जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल गैजेट्स के ज़रिए, जो इंटरनेट के ज़रिए देखने वाली आवाम है, कम अज़ कम उसमें अपनी जगह नहीं बना पा रहे अपेरेंटली। आज जब उन्होंने ख़िताब किया पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से, उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। नजर खा गई हमें। हम खुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितने कि हमें होना चाहिए था। नाइंसाफियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वजीर आजम, सुबह वजीर आजम है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। पंजाब में मेट्रो बस बनाई है, शहबाज साहब ने खुद बनवाई है। ये लाहौर के अंदर इन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई है। भाई कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए। पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ पे किसने कराची में अमन कायम किया, दहशत गर्दी को खत्म किया। तो मैंने चित्राल वालों से कहा मैं आपसे पूछूंगा मैं कि आप अपना इस तरह के काम करते हैं, टनल मुझसे बनवाते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है ना। मेरा ख्याल है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब वो इतने काम करते हैं और बिलाशुबा उनके दौर में बहुत सारे तरक्याती काम भी हुए, तो फिर ऐसा क्या है कि उनका बयानिया उस तरीके से चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अवाम में जब आप निकलते हैं, कम से कम
रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये 2 शहर हैं जहाँ का मैं मुकीम हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ के बारे में मैं बड़े श्योरिटी के साथ बता देता हूँ कि जब हम जाकर नॉर्मली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो उनके यहाँ एक रिजेंटमेंट जो है वो मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से। यही मुस्लिम लीग नवाज़ साल 2022 में पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात थी, जनवरी फरवरी का महीना, और वो वक्त था जिस वक्त इमरान खान के हवाले से इसी किस्म की फ़िज़ा थी, अगरचे इससे कुछ कम थी लेकिन वो बिल्कुल पॉपुलर नज़र नहीं आते थे। तो मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से ज़ाहिर है कि देखने की ज़रूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वो डिबेट ख़त्म कर दी। जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 2 हल्का बंदियों के हवाले से फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया, और हल्का बंदियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन शेड्यूल आ जाने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात नहीं उठाए जा सकते। लिहाजा अब ये हतमी है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान भर में इंतखाबात होंगे। अब जब इंतखाबात होंगे तो उसके लिए एक अहम सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। उनकी दरख्वास्त जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात और फिर बल्ले का निशान लेने के हवाले से कि सर्टिफिकेट जारी किया जाए, उस पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले पर सुनवाई हुई, फैसला महफूज हो गया है। अब ये फ़ैसला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आता है तो उस सूरत में कौन सी कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा, इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है कि वफाकी काबीना के कुछ अरकान और बलूचिस्तान की सूबाई काबीना के निगरान काबीना के अरकान इलेक्शन शेड्यूल आने से चंद घंटे पहले मुस्तफ़ी हो जाते हैं। उनमें सरफराज बुगटी जो कि निगरान वज़ीर दाखिला हैं वो भी शामिल थे, जमाल रईसानी शामिल थे, मोहम्मद उमैर हसनी शामिल थे। इन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों के इस्तीफ़ा देने की वजह यह है कि ये आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब आइन का आर्टिकल 224(1)B वाज़े करता है कि कोई भी शख्स जो निगरान काबीना का हिस्सा हो, ना तो वो खुद ना ही उसका इमीडिएट फैमिली में कोई भी शख्स, उसके स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। तो आखिर किस यकीन दहानी पर क्यों कर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा दिया तो दिया, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। फ़िज़ा ये बनाई जा रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने हुकूमत बनानी है और ज्वाइन ये करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्या बलूचिस्तान के हवाले से पीपल्स पार्टी की कोई फ़िज़ा बनना शुरू हो चुकी है? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हमने ये देखा कि यकायक पीपल्स पार्टी के हवाले से 2 मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। इसी वीकेंड पर लाड़काना में राशिद सोमरो साहब ऐलान करते हैं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, और जिस किस्म की जिन लोगों ने उनकी तकारीर सुनी है वो पीपल्स पार्टी को, उसकी लीडरशिप को जिन अलकाबात से नवाजते हैं, तो सबको मालूम है कि JUIF और पीपल्स पार्टी के दरमियान मखासमत का क्या आलम है। लेकिन फिर एक और ख़बर आती है जो खैबर पख्तूनख्वा के JUIF के सूबाई तर्जुमान हैं, वो ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी भी उन जमातों में शामिल है जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट या फिर अलाइंस के हवाले से राब्ता कर लिया है, और इस पर एक्टिवली पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इसी वीकेंड पर हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब तक ये कह रही थी कि हमारे दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से मंसूब कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया है कि सीट एडजस्टमेंट हर एक के साथ हो सकती है, नहीं होगी तो इमरान खान साहब की जमात के साथ नहीं होगी। इन तमाम सवालात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भुट्टो जरदारी चेयरमैन जो हैं उनके तर्जुमान जुल्फ़कार बदर साहब। इसके अलावा मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सिंध के सदर जनाब महमूद मौलवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और अज़हर सदीक़ साहब माहिर कानून हमें बरतानिया से ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ जो है वो मैं अज़हर सदीक़ साहब से करना चाहूँगा। अज़हर सदीक़ साहब, कुछ समझ आई इंटरनेट जाने की कोई ख़ास वजह? आपको लगता है कि पाकिस्तान में कल इंटरनेट स्लो डाउन हो गया? PTI कह रही है इसके ऊपर क्या असर आइए ना करें, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। ये इस वक्त निगरान हुकूमत है जो समझना है हम सब लोगों को। इंटरनेट बंद करके क्या हासिल किया उन्होंने? निगरान हुकूमत अपने खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करती जा रही है। इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ मवाद फराहम कर रहा है कि वो नालायक तरीन और नाकाम तरीन अदारे साबित हो चुके हैं। हम तो बड़े अरसे से शो डाल रहे हैं कि प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और हम सब लोगों ने वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देख लिया, और इसमें तो कोई शक नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में चर्चा है कि अपनी एक तर्ज का एक बिल्कुल नया ट्रेंड सेट कर दिया है PTI ने। वर्चुअल जलसा, और ये इतनी बड़ी तादाद मिलियंस में
वो आप जो मर्जी शोर डालते रहे, आपने कोशिश की कि आवाम में पजीराई ना मिले, तो जितना आप दबाएंगे उतना ज्यादा चीजें फैलेंगी। लेकिन इससे वो चिंगारी अब जल गई है और आप ग्राउंड पे आप देखेंगे कि जलसे जुलूस, गैदरिंग्स वो बहुत बढ़ेगी। लेकिन तकलीफ दे बात इस बात की है कि तमाम सियासी जमातें ने कानों में रुई के गाले रखे हुए हैं, आंखें भी बंद रखी हुई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है। नहीं तो अजहर सिद्दीक साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उन्होंने तो जब जिस वक्त इलेक्शन शेड्यूल आना था उससे 1 घंटे पहले जब वो गुफ्तगू कर रहे थे गैर रस्मी गुफ्तगू रिपोर्टर्स के साथ, उन्होंने कहा कि अभी तक तो मामलात मेरे हाथ में नहीं थे, अब इलेक्शन शेड्यूल जब आ जाएगा तो फिर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, जो जहां जलसा करेगा वहां पर दूसरी जमात को भी जलसे की इजाज़त होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनकी क्रिकेट के वो बहुत बड़े फ़ैन है, घर में तस्वीर भी लगाई हुई है। अच्छा, नहीं, वो मुझे ना उनके एक रिश्तेदार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे यहाँ मुलाकात उनसे हुई, तो वो तो कहते थे पूरी फैमिली में ये झूठे मशहूर हैं कि इनका काम है, ये कॉलो फेल में ये तदाद है, इनका तरीकाकार यही है, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं, ये वो बता रहे थे, मुझे नहीं पता, अब मुझे ये भी नहीं पता वो रिश्तेदार हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी वजह। और दूसरी देखें, कैमरे की आंख सब कुछ देखती है, हम सारा कुछ देख रहे हैं। अब ये वही इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन करवाना नहीं चाहता था। अभी भी बड़ी मजेदार बात है कि आपने देखा, और जितनी फैसिलिटेशन तारीख में इलेक्शन कमीशन को हमारी अदालतें देख रही हैं, हर नाजायज काम, गलत काम को पे स्टैंप लग रही है। इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराए, कुछ नहीं कहा। हल्का बंदियों में चले गए, कुछ नहीं कहा। हल्का बंदियों में गलतियां, कोताहियां, नालायकियां हुई, कुछ नहीं कहा। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपके पास वापस आता। कार बदर साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपकी जमात में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं बलूचिस्तान से। निगरान साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने ज्वाइन किया है आपको। आप किस तरीके से, यानी कि जब आर्टिकल आइन का 224(1)B बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उनकी शमूलियत सिर्फ सियासी सपोर्ट के हवाले से है या वो इलेक्शन भी लड़ेंगे आपके ख्याल में? जुल्फ़िकार बदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। आपको आ रही है? जी, अब मुझे आ रही है। आप मेरा सवाल सुन पाए हैं तो आई वांट कि आप आंसर दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असल बात यह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुल्क के हर कोने में मौजूद है, और उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि जिस जिस जगह जा सकते हैं, जिस जिस कोने में जा सकते हैं मुल्क के, वहां पे जाके पार्टी को मोबिलाइज करें। आज अगर बलूचिस्तान के अंदर, तुर्बत के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने किया और वहां पे सरफराज बुगटी साहब ने पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने वजारत को छोड़ के ज्वाइन किया। और मैं समझता हूँ कि अगर वजारत को छोड़ के आप इलेक्शन लड़ना चाहें, लड़ सकते हैं। आप वजारत पे हों तो नहीं आप लड़ सकते। तो इस चीज के ऊपर जो है ना, ये तो बड़ी अरसे से ऐसे है कि आपने जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो तब आपको इलेक्शन अपनी वजारत छोड़नी पड़ती है और इलेक्शन लड़ना पड़ता है। इसमें कोई आइन में ऐसी कदगन नहीं है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, आप अगर सीट पे हों तो फिर नहीं लड़ सकते, वजारत पे हों तो फिर नहीं लड़ सर, सकते। मैं आपके सामने आइन का आर्टिकल जो है वो रख देता हूँ स्पेसिफिक। आप अपनी गुफ्तगू जो है वो ज़रा कंटिन्यू करें। मैं अभी एक आर्टिकल खोल लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये है जनाब जो आइन का आर्टिकल 224(1)B, ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट्स इंक्लूडिंग द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies। ठीक है। हाँ, तो वो अब जो इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शंस हैं वो 8 फरवरी को होने हैं। तो किस तरीके से सरफराज बुगटी साहब इलेक्शन लड़ेंगे या जमाल रईसानी फॉर दैट मैटर? कहाँ पे लिखा है आइन में? मिनिस्टर रिजाइन दे के नहीं लड़ सकता। अच्छा, आपके ख्याल में यहाँ पर जो भी शख्स काबीना में रहा हो वो 4 महीने 6 महीने काबीना में गुजारे और उसके बाद वो इस्तीफा दे और जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए वो इलेक्शन लड़ सकता है? आइन का आर्टिकल 224 ये नहीं कहता। इसके अंदर ये कहता है कि अगर आप मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, आप ओहदे पे बैठे हो, मिनिस्ट्री पे बैठे हो, आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर, आपकी बेगम, बच्चे, आपका भाई बहन, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पहली चीज, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है
या आपकी फैमिली मेंबर्स में लड़ना है तो आपको वजारा छोड़नी पड़ेगी। वजारा छोड़ के तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपके ऊपर कोई कदगन नहीं है। सर इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शंस में वो नहीं लड़ सकते, और जब आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस में बड़ी बड़ी तैनातियां हुकूमत करती है, तो ये तो डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन है कि क्लैश है इंटरेस्ट का। अगर वो खुद ये तैनातियां करके गए हैं अपने इलाकों में, वो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं ना, अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें फिर तो ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून के और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे आला ओहदों पे मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं, फिर तो उनके जो लगाए हुए लोग हैं वो तो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, क्योंकि उनका तो पॉलिटिकल टिल्ट उनकी तरफ है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं इस पे मैं अजहर सदीक साहब से पूछ लूंगा। आप मुझे ये बताइएगा कि जब JUIF के रहनुमा राशिद सोमरो बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ लाड़काना में इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हैं, साइमल्टेनियसली आप लोग JUIF के साथ सीट एडजस्टमेंट सीख कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये हमें कुछ समझ नहीं आया। देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाद सीटों पे हो सकता है एडजस्टमेंट करे, ये भी लीडरशिप की सवाबदीद है कि वो करे। अदरवाइज राशिद सोमरो साहब लड़े हैं, बिल्कुल लड़े, हम कभी नहीं उनको कहेंगे कि ना लड़े। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कुंडी साहब लड़े हैं, कुंडी साहब के मुकाबला मौलाना फजलुर रहमान साहब से है, तो उन्होंने पहले भी मौलाना साहब को एक दफा शिकस्त दी है, दोबारा भी वो दे सकते हैं, और वहां पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफी बेहतर है। तो इस तरह करके अगर जरदारी साहब के साथ अगर JUIF बैठ के चंद सीटों पे कोई एडजस्टमेंट करनी चाहिए तो इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। सही। जुल्फिकार बदर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आपके पास आने से पहले मैं क्विक कमेंट जो है वो लेना चाहता हूँ अजहर सदीक साहब से। अजहर सदीक साहब, जो आइन का आर्टिकल 224(1)B है वो मैंने पढ़कर भी सुनाया। आपकी राय में आपको लगता है कि सरफराज बुगटी साहब और दीगर जो निगरान वज़रा है सूबाई या वफाकी, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं? बिल्कुल नहीं है। और अगर हमने इंटरप्रिटेशन इसी तरह से ही करनी है तो बड़ा आसान हल बता दिया कि आप ये इट इज एक्चुअली कॉल्ड प्री पोल रिगिंग। कॉन्सेप्ट जो है ये प्री पोल रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। कोई नहीं है, अगर इलेक्शन लड़ेंगे आप लोगों के सामने आ जाएगा, कोर्टों में मामला भी जाएगा और वंस फॉर ऑल ये बात क्लैरिटी के साथ भी आ जाएगी। लेकिन एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, इमीडिएट के लफ्ज ने बड़ी चीज क्लियर कर दी है कि वो दे कांट इलेक्शन। अब ऐसे यानी आप इस्तीफा दें और आज आके आप इलेक्शन लड़ें और आप कहें कि जनाब आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके आ रहे हैं, उस काबीना का जिस काबीना का आप हिस्सा थे, आपका इन्फ्लुएंस, अगर आप इस्तीफा भी दे दें आपका इन्फ्लुएंस उस गवर्नमेंट के साथ वन वे और दी अदर रहेगा। मैं नहीं समझता, और ना ही अदालतों को हमारी इस तरह की कोई तशरीह करनी चाहिए कि ऐसी कोई एम्बिग्यूटी रह जाए इसमें। सही। अजहर सदीक साहब, बहरहाल आपकी राय और जुल्फिकार बदर साहब की राय, मेरे लिए तो दोनों राय जो है वो मोहतरम है, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई यकीन दहानी होगी या उनको सेटिस्फेक्शन होगी जब भी उन्होंने निगरान वज़ीर दाखिला का ओहदा जो है वो छोड़ा है। अदरवाइज़ कौन यहाँ पर पाकिस्तान में कुर्सी और ओहदे छोड़ता है। महमूद मौलवी साहब, अब $1 मिलियन क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, और वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये तो अब सबको मालूम हो गया है कि उन्होंने कुछ अंडरस्टैंडिंग्स दी हुई थी पाकिस्तान आने से पहले भी और पाकिस्तान आने के बाद भी, और उस पर ले तो लाल से उन्होंने काम लिया। अब ये जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है, इसको अब हम ये समझें कि ये अब तय नहीं होने वाला, और मुस्लिम लीग नवाज़ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान अब एक डेडलॉक बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, डेडलॉक तो देखें सियासत में हर चीज़ें ओपन है। असल में डेडलॉक तो नहीं कहूँगा, मगर इत्तेफाक इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे 45 लोग हमारे हैं, ठीक है ना, और हमारे पास जो 45 लोग हैं, मतलब 43 एग्जैक्टली, वो उसमें इलेक्टेबल्स भी हैं। तो हम भी देखें ना, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगा PMLN के लिए मुश्किल नहीं हो रहा, उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, 2-4 सीटें होती है ना तो एडजस्ट हो जाता है। जैसे PMLN सिंध में आई, उन्होंने 2 सीट या 1 सीट निकालना है, वो MQM से उन्होंने बात कर ली या GDA से बात कर ली, 1-2 सीटों में एडजस्टमेंट हो। हम क्योंकि पंजाब में उनको compete करेंगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज के लिए मुश्किल होगी इतनी बड़ी सीट एडजस्टमेंट। उसकी वजह है कि अगर वो हमारे साथ एक्सेप्ट कर जाते हैं तो उनके पार्टी के अंदर लोग उनके साथ अग्री नहीं करेंगे,
और हम जो है किसी भी अपने पार्टी के आदमी को हम डंप नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हम कैसे उनको कहेंगे कि आप इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि वो तो पीटीआई से आए हैं, ऑलरेडी एमएनए रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं। अब वो हमें कहेंगे कि जी हमें इलेक्शन लड़ना है, हम उनसे कहेंगे कि जी हमने एडजस्टमेंट कर ली, तो हम उनकी कुर्बानियां तो दे नहीं सकते। नहीं तो महमूद मौलवी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ को जाहिर है कि आपकी या इमरान इस्माइल साहब की सीट के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं है, और वो किसी न किसी तरह जहांगीर तरीन साहब के हलके में कांजू साहब और उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं। वो इसहाक खाकवानी के लिए, नुमान लंगड़ियाल के लिए, और इसके अलावा जो है वो नवानी साहब भक्कर से, उनके लिए भी तैयार कहीं ना कहीं हो जाएंगे। एक आधी सीट पर लाहौर में भी कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कहेंगे कि लाहौर से अलीम खान साहब ने भी लड़ना है, ओन चौधरी साहब ने भी लड़ना है, ओन चौधरी साहब के भाई ने भी लड़ना है, हुमायूं अख्तर साहब अब ज्वाइन कर चुके हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और ऑब्वियसली वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो फाइनेंशियल इस्तेहकाम है उसको भी यकीनी बनाएंगे। तो वो जब इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका हल्का तो बनता है ख्वाजा साद रफ़ीक वाला। जब ये आप लाहौर, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है, रहा है माजी में मुस्लिम लीग नून का, आज जो भी सूरत हाल हो, आप वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सीटें मांग लेंगे, या फॉर दैट मैटर के जो फयाजुल हसन चौहान हैं, उन्होंने रावलपिंडी अब से अगर लड़ना है और वो एनए की सीट पर लड़ते हैं, तो वहाँ पर तो मुस्लिम लीग नून फाइनल कर चुकी है। 3 लोग अपने, हनीफ अब्बासी साहब, बैरिस्टर दानियाल, अबरार मलिक। तो आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में हैं कि मियाँ साहब को कहेंगे कि जनाब आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, और वो करने पर राज़ी होंगे? नहीं, देखिए जैसे आपने कहा, बिल्कुल इस वक्त इसलिए मैं खुद कह रहा हूँ ना कि ये तकरीबन डेडलॉक की तरफ आ गया। उसकी वजह कि मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद से जो है आमिर कियानी साहब को हम उतार रहे हैं। तो देखिए ना, अब वो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और एक्स एमएनए भी हैं, तो हम उनको उतारेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि अगर जैसे आपने कहा 1-2 सीटें हो या 4-5 भी हो तो एडजस्ट हो सकती हैं, इतने बड़े मिकदार में एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। सही। मेरा मुझे ब्रेक लेनी है। इस हवाले से कुछ पसे पर्दा कुछ खबरें इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, उसके हवाले से भी आपसे तस्दीक या तरदीद लेंगे, और ये सारा मंजरनामा अब कैसे अनफोल्ड होगा इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महमूद मौलवी साहब, इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो चमगोइयाँ चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि मियाँ साहब से कहा जा रहा है, और आपकी पार्टी ये रिक्वेस्ट कर रही है कि अलीम खान साहब जो हैं उनके लिए पंजाब में जगह बनाई जाए, और वो भी चीफ मिनिस्टर के स्लॉट पर। ये बहुत बड़ा मुतालबा है, और उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के जो करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, और मियाँ साहब का जो करीबी सर्कल है उससे जुड़े हुए लोग ये बता रहे हैं कि मियाँ साहब ने कहा है कि अगर पंजाब है और पंजाब हमारे से मांगा जा रहा है, तो उस सूरत में हमें मरकज़ भी नहीं चाहिए। मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। कैन यू कन्फर्म? तो कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। बहुत से चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर अगर मियाँ साहब कहेंगे कि जी हमें वफाक भी नहीं चाहिए, तो फिर आपने देख लिया पीपल्स पार्टी तैयार खड़ी है। तो देखें, मेरे ख्याल से ये इस किस्म की कोई बात की नहीं होगी मियाँ साहब ने कि जी मुझे कि हमें वफाक भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो पॉलिटिकल आदमी है, और वो पॉलिटिकल चीज़ें जो है, हर आदमी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेगी, और देखें सीटें वो भी निकालेंगे, हम भी निकालेंगे। वो मेरे ख्याल से जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ही फैसला होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अगर हमारे इम्पोर्टेंस होगी तभी तो हमारे आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा ना। अगर हमारे मतलब इम्पोर्टेंस नहीं होगी, हमारी सीटें नहीं निकलेंगी, तो फिर हम कैसे मांगेंगे? तो ये तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के होने के बाद जो है फिर एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये मेरा अपना राय है। असल में महमूद मौलवी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मियाँ साहब को उनके कान में जो लोग जो है वो खुसर फुसर कर रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि आप तो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक्स नंबर ऑफ सीट्स ले लेगी, लेकिन इलेक्शन के बाद जितने आज़ाद लोग होंगे वो इस्तेहकाम के साथ ज्वाइन कर लेंगे, और फिर ये लोग आपको कंट्रोल करेंगे और ये फैसले करेंगे कि किसने क्या बनना है और क्या नहीं बनना। बहरहाल मैं आपके पास वापस आता हूँ। जुल्फ़कार बदर साहब, आप लोगों की जमात जो है उसने मुसलसल ये कहा कि हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि दीगर जमातों के भी जमहूरी हक़ की बात करते हैं। आप सीट जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके लिए भी बात कर रहे थे। अब वो मामला आ गया जहाँ पर डिसाइड होना है कि पीटीआई ने बल्ले के निशान पे लड़ना है और या नहीं लड़ना। इस पे आपका दोनों सूरतों में क्या मौक़िफ़ होगा, और ये फैसला क्यों किया कि हर एक से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या पीटीआई के साथ नहीं होगी? जुल्फ़कार बदर साहब के साथ रब्ता जो है वो बहाल होता है। अज़हर सिद्दीक़ साहब, ज़रा बताइएगा कि अब रिज़र्व कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मैं एक पॉसिबिलिटी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर
पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट नहीं होता, उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उसके ऊपर ये फैसला आ जाता है, उनको कलअदम करार देता है इलेक्शन कमीशन, पार्टी डी लिस्ट हो जाती है। उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो जिसको भी फील्ड या पिच करना चाहें, और उनको मुख्तलिफ निशानात अलॉट करना होंगे, ऐसा ही है? अच्छा, पहली तो बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन पहले दिन से ही बायस है और कई मामला तो उसके बदनीति पर मबनी है। अब यानी मैं इस तरफ इलेक्शन हो रहे हैं पूरे मुल्क में, उनको ये इंट्रा पार्टी इलेक्शनों की लगी हुई है। आप एक इतनी बड़ी पार्टी का सिंबल लेकर बैठे हुए हैं। आप इलेक्शन से पहले आपने सर मैं पहले कह चुका हूँ, राजा साहब के घर तस्वीर लगी हुई है इमरान खान की, आप कह रहे हैं बाइस्ड है। अच्छा, वो तस्वीर लगाई इसलिए है कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, वोट डालना है कोई उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और आर्टिकल 218(3) उन्होंने पढ़ा नहीं है, शायद अंग्रेजी नहीं आती है, वो हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए आर्टिकल 218(3)। और मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ये अमल शो करता है कि इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो प्री पोल रिगिंग में खुद इन्वॉल्व है, खुद फैसिलिटेट कर रहा है। और यानी आप अंदाजा लगाएं कि वो तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी चलाना चाहता है इमरान खान के खिलाफ। यानी क्या करने हैं आप भाई? वो इलेक्शन तो करा नहीं सके 1 साल से आप बैठकर, और आप लारे लगाए रखे पूरी कौम को। अभी भी आपने जिस तरह से सारा काम आपने हौश पौश जिस तरह काम आपने सारा किया है, इन्होंने हल्का बंदियों का प्रोसेस अपना उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स का सारा अमल बदनीति पे, और झूठ बोल रहे हैं। हाई कोर्ट में कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा, तो यहाँ मैं इस बात की हद तक कहूँ सारा कुछ साबित कर दिया है। जितने लोग चैलेंज करने आए थे, ना कोई वोटर है, ना कोई पैसे दिए, ना कोई, और ना आज तक कोई पार्टी के लिए कोई खिदमत है, कोई पार्टी के लोगों के लिए कोई निकले हो बाहर आकर। और आप सिर्फ एक चूंकि वजह है ये अपना लफ्ज को टाउट का नहीं तो कहना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कि जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें इस बात को देखना है। इस तरह से मुल्क में सियासत नहीं चल सकती है। नहीं, अजहर सिद्दीक साहब, मेरा सवाल अनएड्रेस्ड है, मुझे ये बताएं, इन केस पीटीआई को डीलिस्ट कर दिया जाता है तो वही सूरत हाल होगी जैसे मुस्लिम लीग नून के 2018 मार्च सेनेट के इलेक्शंस में उनके जो कैंडिडेट्स थे उनके टिकट्स कैंसिल हो गए थे और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर आए थे सामने। नहीं, हम एक बात बता दें, हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। अब तो इलेक्शन का पूरा जनरल इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है, और वो तो सिर्फ मामला जो उस वक्त था ना, वो दस्तखतों के मामले से था। चेयर यानी उस वक्त नवाज शरीफ जो है ना, वो पार्टी सदर के तौर पर टिकटें जारी नहीं कर सकते थे। वो उस केस में और इस केस में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी पार्टी का तो आपने देख लिया कि गौहर आ चुके हैं इस वक्त, अपना चेयरमैन आ चुके हुए हैं। एक बात का मैं चाहूंगा आप तक बताता चलूं, हम इस प्रोसेस को सारे को लेके चलेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां कहीं भी हो, पीछे नहीं हटा जाएगा इस मामले में। लेकिन सर, वो आपकी बात ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं इस वक्त एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि मुमकिन तौर पर क्रिएट हो सकती है, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, इफ दैट हैपेंस, पीटीआई के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे फिर? नहीं, उसका हाल हमने सोचा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट से बेहतर हाल है। वो क्या है? हाल एक सोचा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट से बेहतर है, लेकिन अभी बता नहीं रहे। वो अगर ऐसे हालात बने, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन से जो आपने सिंबल देना है वो अपने 13 जनवरी तक का टाइम है, तो बड़ा वक्त पड़ा है, उसमें क्या डिसाइड हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बात करना चाहूंगा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी आई, तहरीक इस्तेकाम पार्टी मैदान में आई, तो पता नहीं अवाम साथ चल रही है, और हालत ये निकली है इनकी मिन्नतें तरले पे सीटें एडजस्ट करते फिर रहे हैं। और वो जो डीलें करके आए हैं, जिनको यकीन दहानी की है, उनके साथ बैठ के आपस में फाइनल करते फिर। ओ भाई, क्या मजाक बनाया हुआ है इस मुल्क के साथ आप लोगों ने। आप आए हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंडे के साथ है, इलेक्शन लड़े अपना जाकर। सही, चले आप उस मामले के ऊपर आए नहीं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे अब चले ये बता दें, आप अपनी स्ट्रेटजी भी ना बताएं कि पीटीआई ने क्या कर, अगर ये हो जाता है, मुझे ये बता दें कि जो अगर आज़ाद उम्मीदवार होते हैं और सियासी जमात मौजूद नहीं होती, तो आज़ाद उम्मीदवार को तो फिर इलेक्शन जीतने की सूरत में कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है, और जो रिजर्व सीट्स हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, फिर वो उस जमात के खाते में चली जाती हैं। आप एक बड़े मेजर चंक से भी, वो को तकरीबन 30% से ज़्यादा चंक है पार्लियामेंट का, वो भी आप लूज़ कर देंगे।
देखें इसीलिए बता रहे हैं ना कि जो हम सोची बैठे हैं या कुछ लोगों के माइंड में है कि सारी की सारी सीटें आजाद सीटों पे आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसकी स्ट्रेटेजी काउंटर स्ट्रेटेजी तय कर ली गई है और वक्त के साथ आ जाएगी। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आना चाहता हूँ, किसी और आप जमात के देखिए, प्लेटफॉर्म से तो नहीं लड़ेंगे? ये अब छोड़ दें स्ट्रेटेजी को, अभी स्ट्रेटेजी को भी रहने दें, आने वाले दिनों में आ जाएगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे बस वो बात कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी एक सियासी जमात प्लेट में रखकर कि उसको लिख के दे दिया है वजीर आजम, और उस सियासी जमात की औकात इस वक्त ये है कि उसकी टिकटें भी पता नहीं कहाँ फाइनल होनी है। अब हर एक को पता है, मुझे भी पता है कहाँ फाइनल होनी है। तहरीके इस्तेकाम पार्टी ऐसे नहीं छलांगे मारती फिर रही, या वो परवेज खटक साहब ऐसे नहीं ग्राउंड में आ गए हैं, जलसे उनके पास हो नहीं रहे, लोग उनके पास आ नहीं रहे। ये जो बड़े बुलंदोबाग दावे करते फिर रहे थे, आज 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 बेचारे बेचारों अपना यतीमों की तरह फिर रहे हैं कि कहाँ बैठकर, जब तक उन्हें अब जिन्हों से वादे किए हुए हैं, जिन्होंने कमिटमेंट के साथ निकाल कर बाहर ले आए हैं, ये तो बेचारे अब अंदर की बातें है ना, लोग बताते हैं इनके आसपास के कि इतना परेशान बैठे हुए हैं, समझ कोई नहीं आ रही। यानी आज अब देखना है कि नवाज शरीफ को तो अपने यानी अपने बड़ों की कसम होनी चाहिए उसको कि भाई तुम बैठकर इलेक्शन लड़ो, क्यों लड़ते फिर रहे हो? तुम्हें बैठकर एमकेएम तुम्हारी गोद में बिठा दी गई, वहां बाप के पास चले गए, वहां बैठ के एडजस्टमेंट करते फिर रहे हो। आपका इसका मतलब क्या है कि आपको ग्राउंड पे पजीरा ही कोई नहीं है। ये मैं तो इसको भी प्री पोल रिगिंग समझता हूं कि सारे प्रोसेस के अंदर बैठकर कि आप बैठकर एक ग्राउंड सेट करके और एक सियासी जमात को कुचलने के लिए आप लोग एक एजेंडे के तहत पार्टी को पहले तोड़ा गया, तोड़ के इकट्ठा करके वो भाई सीधा आके ज्वाइन ही कर लेते नून लीग। क्या जरूरत थी तहरीके इस्तेकाम पार्टी बनाने की? क्या यानी है क्या इनकी तशख्खुस क्या है? यानी कल की 4 दिन की जमात है और बैठ के वो अपना 45 सीटों का ख्वाब देखे हुए। मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ, 45 सीटों का ख्वाब है क्या ग्राउंड में आपके पास? क्या चीज है आपके पास? क्या मैनिफेस्टो? चले मैं पूछ लेता हूँ महमूद मौलवी साहब, ये कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। वैसे 45 सीटें जो आपने कही हैं, अजहर सदीक साहब तो फिर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम जो खबरें यहाँ पर और जो चमगोइयाँ सुन रहे हैं, ये 45 के बाद बड़े आज़ाद कैंडिडेट सुना है कि आपके साथ जो है वो, चाहे आप इस 45 में से 10 भी जीतें, लेकिन वो नंबर फिर आगे बहुत ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि आज़ाद लोगों ने आपको ज्वाइन करना है। आपके पास भी ऐसी कुछ इतलात हैं या तैयारियां हैं ऐसी? नहीं, देखिए तैयारियां नहीं, अगर हमारी सीटें निकलेंगी तो फिर आजाद भी हमारे तरफ आ सकते हैं ना, इसमें कौन सी कबात है? पीटीआई के पास नहीं लेके आए थे जहांगीर तरीन साहब, पीटीआई के पास पूरी मैंडेट थी। आप ये देखें, तो ये अजहर सदीक साहब जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर सीट एडजस्टमेंट नून लीग से करनी थी तो आप डायरेक्ट नून लीग ज्वाइन करते। आप लोगों ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिर क्यों बनाई? नहीं, हमने नून लीग क्यों ज्वाइन करनी थी? हमने अपनी पार्टी बनाई है। ये सारे जो लोग आए पीटीआई से निकल के आए हैं, उसकी वजह कि हमारा डिस्प्यूट क्या था पीटीआई के साथ। हम फौज के खिलाफ नहीं है, ये फौज के खिलाफ है। खुल के बात नहीं करते ये लोग। अजहर सदीक साहब खुल के गए ना, इमरान खान जो कहता है कि जी मैं फौज के खिलाफ हूँ, वो फौज के खिलाफ का नारा लगाए और हम फौज के साथ का नारा लगाते हैं। फिर देखते हैं ना इलेक्शन कौन जीतता है। महमूद मौलवी साहब गलत बात करते हैं, खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर बताएं कि फौज के खिलाफ। किसने कहा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है? मैं आपको कह रहा हूं, मैं तहरीक इंसाफ में था जब वो कहते थे कि जी इसको छोड़े आप लोगों ने जो काम किया वो आपके लोग बाहर क्यों फिर रहे हैं? भुगते ना जाके ट्रायल जाकर, वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच गए हैं। अगर 9 मई की बात क्या मना करते क्या? उसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुपों पे नहीं कहा जाता था कि आप इसको ये बोलो और उसको ये बोलो? बिल्कुल नहीं है। ये बयान वापस ले अपना ये वाला। मैं बयान वापस नहीं लेता हूं। मैं दावे से कहता हूं, आ जाए मेरे साथ बैठे जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे थे मेरे साथ। प्राइम मिनिस्टर भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे थे। क्या पाकिस्तान फौज के खिलाफ लोगों को भड़काते फिर रहे हैं आप? क्यों भड़का रहे हैं लोगों को आप? क्यों पता है क्या नहीं कहा था कि इसको बोलो? अजहर सदीक साहब, महमूद मौलवी साहब, इसके ऊपर हम बात करते हैं। प्लीज कूल डाउन। इकबाल जफर झगड़ा साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब, कुछ खबरें जो हैं वो ये चल रही हैं कि आपके अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोग जो हैं वो अच्छा, झगड़ा साहब के साथ जो है वो रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू वैसे रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा इकबाल जफर झगड़ा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। झगड़ा साहब बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान चंद रोज़ से मुज़ाकरात चल रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। मुस्लिम लीग नून पहले तो राज़ी नहीं थी, वो कहती थी कि हम हर जगह अपना कैंडिडेट देंगे। फिर आप लोगों ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए और अब
मुस्लिम लीग नून की जानिब से जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, कुछ दीगर रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी कि हम कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे काफ लीग के अलावा किसी से, और दूसरी तरफ चौधरी सालिक हुसैन जो है उन्होंने तो नून लीग और काफ लीग के दरमियान भी सीट एडजस्टमेंट जो है उसके हवाले से डिनाइल दे दिया है, तरदीद कर दी है। तो एग्जैक्टली क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुतालबा आपके ख्याल में अपने सियासी कद से बड़ा मुतालबा कर रही है, ज़्यादा सीट्स मांग रही है, इसलिए मामला खटाई में पड़ा है? देखिए जी, ये जो बातें हो रही है कटाई की, कल तक एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल और कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी भी आई एम होपफुल कि ये देखिए, बातचीत में ये चीजें होती रहती हैं, कभी एक का पला भारी, कभी दूसरे का पला भारी, कभी जिसका भारी होता है वो जब दूसरी सिचुएशन को देखता है, अब दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत होती है तो वो अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं। तो ऐसी मेरे ख्याल में कि अभी एट दिस मोमेंट सेइंग कि नहीं जी बस ये खत्म हो चुका है और कुछ नहीं होगा, आई डोंट एग्री विद दिस। इंशाल्लाह वी आर सीट एडजस्टमेंट हमारी मौलाना फजल रहमान के साथ यहाँ केपी में हो रही है, आपको मालूम है। वो यहाँ पर जो सीट्स मांग रहे हैं इसी तरह हम पंजाब में भी मांग रहे हैं, तो हमने उनको कहा अगर आप पंजाब में अपनी चॉइस की मांगते हैं तो यहाँ फिर हम आपको जो देंगे वो हम अपनी चॉइस के देंगे। तो ये चीजें तो ड्यूरिंग द निगोशिएशन ये बातें तो होती हैं रहती हैं सियासत में, और इसमें अल्टीमेटली जब आप अभी तो चंद दिन रह गए हैं, देखें 22 तारीख तक सब कुछ फाइनल करना है, तो वो मौलाना के पंजाब वाले मामले के हवाले से तो हमने सुना है कि मौलाना ने 5 कौमी असम्बली की और 10 सूबाई असम्बली की पंजाब में सीटें मांगी हैं मुस्लिम लीग नवाज से, और इसके ऊपर आप लोगों की तजवीज़ ये है कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की मौलाना निशानदेही कर रहे हैं वहाँ पर पॉपुलैरिटी के लिए एक सर्वे करवा लें, देख लें अगर उनका कैंडिडेट, और इसको मौलाना ने माइंड भी किया आप लोगों की इस बात को। देखिए जी, मौलाना साहब ने माइंड तो क्या होता है, ये होती है अपनी वो बताते हैं कि नहीं जी हम यहाँ पर माशाल्लाह एक पोजीशन रखते हैं और आप ये जो हमें कह रहे हैं कि एक चेक करें इसको, तो ये इस पे जरा हो जाती है बातचीत, लेकिन दैट डजंट मीन कि इतने अरसे से हमारे साथ चले आ रहे हैं और के पीके में देख लें कि हमारी पोजीशन और उनकी पोजीशन जो है तो वो हमारी बगैर नहीं चल सकते और हम उनके बगैर नहीं चल सकते, सही बात है। लेकिन मैं आफ्टर आई कैन टेल यू कि एक वक्त था कि हम उनके मोहताज जरूर थे, अब अल्लाह के करम से सिचुएशन है चेंज कंसिडरेबली, और अब इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि मौलाना साहब को कह सकते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। सही। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से यहाँ शहर इक़्तिदार में चमगोइयाँ चल रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें पंजाब जो है वो हमें दे दें, अलीम खान साहब वज़ीर आला बनना चाहते हैं और बड़ा मुतालबा किया जा रहा है, और इस बात के ऊपर मियाँ साहब खासे नाला भी हैं। ज़ाहिर बात है, ये अगर वो मुतालबा कर दे तो नाला होने का तो मैं समझता हूँ कि देयर इज नो डाउट कि इस बात पे नाला होना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये मैंने जिस तरह आपको कहा है अल्टीमेटली चेंजेस आ जाती हैं। शुरू में डिमांड तो बड़ी हैवी होती है हर एक पार्टी की, लेकिन फिर अल्टीमेटली दे रियलाइज कि अगर ये चीज नहीं होगी तो नुकसान होगा, इसलिए वो फाइनली जो है वो आपका एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं डेफिनेटली। सही। कैन यू कंफर्म, हमारे पास इत्तला ये है कि 45 सीटें अगर मांगी हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने, मियाँ साहब ने कहा मैं 10 सीटों पे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, इसके अलावा अगर बात होगी तो 10 सीटों की बात तो मैं बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन 45 का मैं सही आपको बताऊंगा कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि उन्होंने 45 डिमांड की है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि ये हमें पता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बज़िद है कि लाहौर में ओन चौधरी साहब को, ओन चौधरी के भाई को, अलीम खान साहब को और अब हुमायूं अख्तर साहब को भी, इन लोगों के लिए सीट एडजस्टमेंट करें, और जाहिर है कि हुमायूं अख्तर का हल्का तो बनता भी ख्वाजा साद रफीक जो कि आपकी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। तो ये आपको लगता है कि ये जो रिश्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है ये रिश्ता तोड़ चढ़ेगा? देखिए जी, पर जैसे साद रफीक साहब की आपने बात की, नेचुरली वी कैन नॉट सैक्रिफाइस इफ ही इंसिस्ट कि इसके अलावा वो और कहीं नहीं कर सकते। अगर वो कहें कि हाँ
ये दे दे, मैं फलानी सीट से कर लूंगा, तो वो हो सकता है। लेकिन एट दिस मोमेंट आई कांट से कि इस अरेंजमेंट के खातिर हम साद रफीक की कुर्बानी दे देंगे, ये नहीं होगा। अच्छा सर, बस क्विकली मुझे ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को जलसा किया था, मियां साहब का इस्तकबाल किया, उसके बाद एक यूथ कन्वेंशन किया मरियम साहिबा ने जलालपुर जट्टा में। उसके अलावा पार्लिमानी बोर्ड चल रहे हैं। मैदान में कब निकल के जलसों का सिलसिला शुरू करने का इरादा है, या कोई ऑनलाइन जलसा पीटीआई ने जो किया उसका ही तोड़ निकाल लें? देखिए जी, मैदान में तब इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे मैदान में जलसे हमारे शुरू हो जाएंगे। छोटे मोटे आपने देख भी लिया कि शुरू हो चुके हैं। मरियम इज होल्डिंग डिफरेंट मीटिंग, लेकिन मियां साहब नेचुरली इज सो बिजी विद ऑल ओवर द कंट्री, जो बातचीत चल रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये हमारे सिलसिले हर एक प्रॉमिस में चलेंगे। सही। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, मैं ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जमात के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं करती मुस्लिम लीग नवाज़, आप फिर सिंगल हैंडेडली खुद से इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर आप लोग इत्तेहाद बनाने के लिए सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी का रुख करेंगे? देखिए, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो हैं वो इस चीज़ों को डिसाइड करेंगे। मैं तो सिंध का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं सिंध के ऊपर होता तो मैं बात कर सकता हूँ, मगर पंजाब के ऊपर तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी से आप लोगों की कोई ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? देखिए, पॉलिटिक्स में किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। आप ये देखें, जब PMLN और पीपल्स पार्टी बैठ सकती है, PMLN और MQM बैठ सकती है, ठीक है ना, तो एक दूसरे के साथ तो मतलब बैठना तो ये नॉर्मल पॉलिटिक्स में तो ये चलता है। तो फिर हमारी भी किसी से दुश्मनी नहीं है। और मतलब कम से कम मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी से मेरे तो जाती तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं इसलिए कभी भी नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी से आप एक प्रेडिक्शन, बल्कि 2 प्रेडिक्शंस भी कर चुके हैं। मैं ज़रा जस्ट वांट के आप मुझे बताएं, आप उनके ऊपर अभी भी कायम हैं। एक आपने कहा कि आपको लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अगले सदर मुमलिकत के लिए। जी बिल्कुल, आप अभी भी इस बात पर कायम हैं? आपको लगता है कि सदर? मैं इसको अग्री करता हूं, और मैं अब भी कहता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। दूसरा, आपने एक और बात की थी, आई जस्ट वांट कि आप मुझे ज़रा उसके ऊपर ज़रा एक्सप्लेन करें। आप अभी भी वहीं पर कायम हैं? आपने कहा था कि ये सियासी जमातें, इनको इस्तेहकाम लाने के लिए कुछ करना होगा, और अगर इस्तेहकाम नहीं आता तो खुदा न खास्ता कोई गैर आईनी इकदाम हो सकता है। एंड इन दिस केस अभी हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद रोज़ से जो मामला चल रहा है कि आप लोगों की और मुस्लिम लीग नून की भी मामलात आगे नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, तो मामला कहीं खुदा न खास्ता उस तरफ तो नहीं जा सकता? देखिए, अल्लाह ना करे जाए, मगर अगर आप मुझे बताएं ना, अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठ सके और इलेक्शन के बाद भी तमाशा होगा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो तीसरी कुव्वत है वो इस मुल्क को ऐसे जिसको बोलते हैं ना बेयार और मददगार तो नहीं छोड़ेगी? उसकी वजह यह है कि ये मुल्क है तो सब कुछ है। सही। मेरे साथ रहिएगा महमूद मौलवी साहब। अजहर सिद्दीक साहब, फाइनल कमेंट्स मुझे बताइएगा कि वंस अगेन आप स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल के तौर पर पूछ लेता हूँ। बात ये चल रही है कोई इंसाफ ग्रुप के नाम पर जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा, और कैंपेन भी इंसाफ ग्रुप के नाम से की जाएगी। अब सिंबल क्या होता है क्या नहीं, इसके टेक्निकल मामलात आप लोग कैसे पूरे करेंगे? कैन यू कंफर्म दैट? देखिए, मैं फिर वही बात बताऊंगा ईसा नकवी साहब। ये अब पहले हम फैसला ये हुआ था कि जो कैंडिडेट जिनको टिकट देनी है उनके नाम भी बताया जाए, लेकिन आप सब लोग ने देखा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, डिटेंशन ऑर्डर, आपने इतना कुछ सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देख लिया, तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वादे के तौर पर हो गई है कि जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है, वोट को इज्जत दो, लग वही रहा है कि हालात वही हैं कि जो प्रोजेक्ट 85 का है, 85 का जो प्रोजेक्ट है, उसी को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना है। इस मुल्क का मुकद्दर ऐसे ही लोगों, नालायक लोगों के हाथ पे लिख दी है कि जो 85 से आज तक इस मुल्क को संवार नहीं सके, आगे क्या संवारेंगे, ये फैसला करना है इस मुल्क को, इन सियासी जमातों को। मैं आज भी दावत देता हूं तमाम सियासी जमातों को कि ये आपस में जो मामला है ना, इसको छोड़ के इस मुल्क के लिए सोचें इस बात को। 9 मई में जो लोग जिन्होंने कसूरवार किया है उनको सजाएं दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सियासी जमात, एक इतनी बड़ी सियासी जमात जिसने इतना बड़ा एक वर्चुअल जलसा कर दिया
तारीख रकम कर दी और रिकॉर्ड पे चीजें ले आई हैं। आप उसको कहें कि कॉर्नर हो जाए, उसको प्लेइंग फील्ड ना दें, लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, और आप मिली भगत के साथ वो ही जो बातें, जो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, उसी तरह चलाते जाए, और उसका नुकसान इस मुल्क को बहुत हो गया है। अवाम नहीं, मैं नहीं समझता कि अवाम अब इनकी इस चिकनी चुपड़ी बातों में आएगी। ग्राउंड पे अभी तक निकल नहीं सके, ग्राउंड पे जलसे जुलूस ये कर नहीं सके। सीटें एडजस्टमेंट क्या, यानी असल में चाह क्या रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करके फिर छोड़े, फिर सीटें वगैरह आप फैसले अगर कर लिया, सीटें नीलाम कराए ना, अरबों रुपए की सीटें नीलाम होगी, कोई वजीर आजम भी 100 अरब रुपए का नीलाम हो जाएगा, इस मुल्क के कर्जे उतर जाएंगे। यानी ये क्या जरूरत पड़ी है इलेक्शन लड़ने की, अरबों रुपया जाया करने की, उसके बजाय ऐसी कोई ले आए थे, फैसले ही कर लिए हैं कि आप लोगों ने, और सारी ग्राउंड आप लोगों के लिए सेट हो चुकी है। ये फैसला अब इन सियासी जमातों ने करना है जो इस मुल्क की जड़ों को पिछले 40-45 साल, 70-75 सालों से खोखला करती आई हुई हैं कि क्या इस मुल्क को उसी डगर पे लेके चलना है या मुल्क की सिमत को तयन ठीक करना है, इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है, एक खुद मुख्तार मुल्क, एक जिसकी जो इकोनॉमी है वो आगे जा सके, उस मुल्क के लोग जो नौजवान नस्ल तालीम में कामयाबियां हासिल करनी चाहती पूरी दुनिया में वो हासिल कर सकें, या हम ये जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे, यही बेवकूफ बनाते रहेंगे कौम को, और कौम उसी दलदल में घुसती रहेगी। ये वो कौम, ये वो फैसला है अब करना है। अब देखना ये है कि इसमें कौन सिंसियर है, या सिर्फ वही रिवायती है कि मैं आऊं, हुकूमत का आऊं, पैसे लूट मार करूं, अजहर सिद्दीक साहब, चले जाऊं। अजहर सिद्दीक साहब, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, महमूदी साहब, जुल्फ़िकार बदर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहानी, वो सियासी अदम इस्तेहकाम की कहानी जिसका आगाज़ मार्च 2022 को हुआ, अब उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, और ये अदम इस्तेहकाम की कहानी, इसका नतीजा जो है वो अब 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में, लेट्स सी के उस वक्त तक मामलात किस तरीके से चलते हैं, कौन सी बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।